चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में जो OBG के क्वेश्चंस आए थे उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है द वेजाइनल pH इन रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। रिप्रोडक्टिव पीरियड्स के अंदर वेजाइना की pH कितनी होती है? तो देखो, नॉर्मली जो वेजाइना की pH होती है वो 4 to 5 pH आपको देखने को मिलेगी। 4 to 5, तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 to 5। ये जो वेजाइना की pH है ये एसिडिक मिलेगी आपको। एसिडिक मिलने का कारण क्या है? इसका कारण है ड्यू टू डोडरलिन बेसिलाई। डोडरलिन बेसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, एसिडिक pH देखने को मिलेगी। क्या क्या कैसे होती है? डोडरलिन बेसिलाई क्या करता है, जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एसिड बनेगा तो वहाँ की pH जो है एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, दूसरी बात, एसिडिक pH के लिए जिम्मेदार जो फैक्टर है वो है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव एज के अंदर बहुत अच्छा खासा होता है फीमेल के अंदर, इसलिए जो है pH जो है आपको एसिडिक देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्टिव एज पीरियड से पहले, मतलब बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मीनोपॉज, ये जो pH है, ये वेजाइनल pH जो है या तो आपको एल्कलाइन देखने को मिलेगी या न्यूट्रल देखने को मिलेगी। फिलहाल नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज में आपको एसिडिक pH देखने को मिलेगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन है भाई, रॉबर्ट साइन इन इज फाउंड इन। तो रॉबर्ट साइन किस में मिलता है? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्चिया प्लेसेंटा, IUFT, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ और हाइडेटिफॉर्म मोल। तो भाई रॉबर्ट साइन किस में देखने को मिलेगा? तो रॉबर्ट साइन आपको देखने को मिलता IUFD। IUFD क्या है? इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। रॉबर्ट साइन में देखने को क्या होता है? इट द प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो, गैस की शैडो प्रेजेंट होगी विद इन द हार्ट और ग्रेटर वेसल्स, जो एरोटा है, वेना केवा है बच्चे के आसपास, इन केस ऑफ फीटस डेथ इन यूट्रस। ठीक है, तो यही इसको ही देखते हैं, इसी के हिसाब से इसका नाम है रॉबर्ट साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हेड अकर ड्यूरिंग लेबर एट। इंटरनल रोटेशन, तो देखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एंगेजमेंट होता है, डिसेंड होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। तो क्वेश्चन ये है कि फीटल हेड का रोटेशन कहाँ देखने को मिलता है लेबर के अंदर? तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, पहले बाद में करेंगे। यहाँ है ये जीरो स्टेशन पे हेड, ईसीएल जो स्पाइन है, अगर हेड उसके लेवल में आ जाएगा और उसके बाद आने के बाद ही हम इसको बोलते हैं कि एंगेज हो गया। एंगेज होने के बाद ही इंटरनल रोटेशन होता है हेड का। तो तब तक हेड कहाँ है? इस आउटर एरिया में आ जाएगा, आउटलेट में आ जाएगा, ये इनलेट में। अभी ये फिलहाल इनलेट में रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन होगा इसके बाद। तो भाई आउटर साइड में आपको रोटेशन देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा आउटलेट, राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ फीटस विल बी, एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी। चलिए, फेस प्रेजेंटेशन के अंदर हेड का एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड का मतलब है हेड फ्लैक्स है, एक्सटेंड है, पार्शियली फ्लैक्स है, मुड़ा हुआ है, गर्दन पूरी तरीके से मुड़ी हुई है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, खुली हुई है, एक्सटेंड है, उस चीज़ को बोलते हैं एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड देखने को मिलेगा फेशियल प्रेजेंटेशन में। एक बार सबका देखो, नॉर्मली जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है उसमें वर्टेक्स हिस्सा सबसे नीचे आएगा, इंटीरियर फोंटानेल, पोस्टीरियर फोंटानेल, इनके बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। वेल फ्लैक्स्ड हेड, पूरी तरीके से फ्लैक्स जब हेड होगा, हेड का फ्लेक्शन ये है, हेड का एक्सटेंशन ये, तो फुल्ली फ्लैक्स्ड होगा तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, डी फ्लैक्स, हल्का सा फ्लैक्स होगा तो भी आपको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक्सटेंड होगा, पार्शली एक्सटेंड होगा तो आपको ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिले। ब्रो हिस्सा ये बड़ा एंटीरियर फोंटानेल से
ये ग्लैबेला तक का ये जो हिस्सा, अगर ये सबसे पहले नीचे नज़र आएगा तो ये ब्रो प्रेजेंटेशन, और अगर फेस का चिन्ह ये मेंटम से लेके ग्लैबेला तक का हिस्सा सबसे पहले नीचे आएगा, उसको बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। तो फेस प्रेजेंटेशन करने के लिए हेड को कंप्लीटली फ्लैक्स होना, एक्सटेंड होना पड़ेगा। फ्लैक्स तो होता है ये वाला, एक्सटेंड होता है ये, तो एक्सटेंड होना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कंप्लीट एक्सटेंशन। आंसर इज सी। समझ के करोगे तो आंसर पे आ जाओगे आराम से, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प सिंड्रोम। डबल एल आएगा, हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, तो सुनो भाई, हेल्प सिंड्रोम क्या है, बेसिकली ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्सिया की। बीपी हाई की जिसमें दिक्कत होती है उसकी रेयर कॉम्प्लिकेशन है, 10 से 15% केसेस में आपको देखने को मिलेगा। HELLP, इनकी सबका अपना मीनिंग है। H फॉर हीमोलाइसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें होगा। E फॉर एलिवेटेड लीवर एंजाइम, EL एलिवेटेड लीवर एंजाइम। LP लो प्लेटलेट काउंट, जिसको आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हो, 1 लाख से कम हो जाएगा तब उसको बोलोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये तीनों चारों चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम। एग्जामिनर पूछ रहा है इन चारों में से क्या आंसर होगा, तो हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं, हीमोलाइसिस होगा, ठीक है। एलिवेटेड लिम्फोसाइट्स नहीं, एलिवेटेड लीवर एंजाइम। एलिवेटेड लाइपेज नहीं, लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। आंसर इज डी। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट। एक दूसरे के रिवर्सिबल है, एक दूसरे के अपोजिट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पे कैल्शियम के जो आंसर है वो कई लिखे हुए हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिख सकता था कैल्शियम सल्फेट। तो कौन सा कैल्शियम होगा, तो ये होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो राइट आंसर क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये बार बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। फिलहाल हम MSc एंट्रेंस एग्जाम 2019 पढ़ रहे हैं, एम्स भोपाल में भी यही क्वेश्चन आया था, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये ड्रग ऑफ चॉइस है सीवियर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, बीपी हाई की दिक्कत जिसमें दौरे आएंगे और जिसमें सिर्फ प्रोटीन यूरिया एडिमा वगैरह होता है, वो केस। टोकोलाइटिक एजेंट भी है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट एक टोकोलाइटिक एजेंट भी है, हाई डोज के ऊपर, कम डोज पे नहीं, हाई डोज के ऊपर, तो वो बाद में काम करेगा। चलिए, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा टोकोलाइट यूट्राइन स्टूमुलेंट नहीं है, तो यूट्राइन स्टूमुलेंट नहीं है, यूट्राइन रिलैक्सेंट है जिसको आप टोकोलाइटिक एजेंट, तो वहाँ भी ऑप्शन अगर आए तो आपका आंसर सही हो सकता है। तो ये था हमारा मैग्नीशियम सल्फेट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी इज कन्फर्म बाय प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन और सीरम आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिस पीरियड्स। ठीक है, यूरिन में और सीरम में कब आपको देखने को मिलती है, बात ये है। तो देख लो भाई, यूरिन में ज़्यादातर फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मिल जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ब्लड में सीरम में सेकेंड वीक में मिल जाएगी। तो फर्स्ट वीक के बाद ही मिल जाएगा, तो 7 डेज के बाद ही, एटलीस्ट 8 दिन तो चाहिए आपको सीरम के लिए। तो भाई 8 दिन के अंदर अंदर क्या है आपको सीरम के अंदर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो ये शो करता है कि HCG ये जो शो करता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रेगनेंसी UPT किट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर भी HCG होता है, HCG के साथ रिएक्शन करके ही वो कलर चेंज होके आप पता लगाते हो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन पाल्पेशन ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स लाई इन फ्रंट ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट थ्रू इंटैक्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज। ठीक है, ब्लड वेसल्स, फीटल ब्लड वेसल्स आपको फ्रंट ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब फीटस के नीचे नजर आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये क्या है भाई, तो सुनना भाई, ये एक वासा प्रीविया है। वासा प्रीविया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सीवियर फॉर्म ऑफ वेलामेंटस प्लेसेंटा है, जिसमें प्लेसेंटा की अम्बलाइकल वेसल्स बच्चे के नीचे आ जाती है, बच्चा इसके ऊपर होता है और हेड का कंप्रेशन बच्चे पे लगेगा, जिसके कारण ब्लड वेसल्स रप्चर भी हो सकती है और ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है,
और ब्लीडिंग, अगर अम्बलाइकल कॉर्ड्स की ब्लीडिंग होगी, अम्बलाइकल वेसल्स के ऊपर प्रेशर आएगा फीटस हेड का, तो अम्बलाइकल वेसल्स की ब्लीडिंग के लिए जो टेस्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सिंगर टेस्ट करते हैं जिसको एल्कलाइन डीनेचुरेशन टेस्ट बोलते हैं। KOH, NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं सॉरी। टेस्ट परफॉर्म ये 22 से 34 वीक के आसपास के टाइम पे किया जाता है। ये केमिकल यूज़ करके क्या करते हैं, वेजाइनल सेक्रेशन के अंदर KOH मिला दिया जाता है। अगर रेड और पिंक कलर आ रहा है इसका मतलब अम्बलाइकल ब्लीडिंग है, और अगर ये येलो कलर आ रहा है तो समझ लो ये वेजाइनल ब्लीडिंग है। तो ये मदर ब्लीडिंग नहीं है, मदर की ब्लीडिंग है, बच्चे की ब्लीडिंग नहीं है। तो अम्बलाइकल वेसल से ब्लड लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए टेस्ट करते हैं सिंगर टेस्ट या एल्कलाइन डीनेचुरेशन टेस्ट। कब करते हैं, 22 to 34 वीक ऑफ गेस्टेशन। फिलहाल वासा प्रीविया इसका आंसर रहेगा, क्योंकि अम्बलाइकल वेसल्स नीचे फिटल पार्ट के द्वारा कंप्रेस की जाएगी और नीचे वाले हिस्से में होगी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो उसको बोलते हैं वासा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा पार्शली और कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। वैसे तो अपर में लगता है, ये यूट्रस है, यूट्रस अपर सेगमेंट में चिपकेगा, लेकिन अगर बाई चांस ये लोअर सेगमेंट पे चिपकता है उसको बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशन। कोड्स आपको सबसे पहले मतलब कि कोड होती है, कोड प्रेजेंटेशन में कोड नजर आएगी, और कोड प्रोलैप्स में कोड बाहर आ जाएगी, वजाइना से बाहर अगर कोड दिखेगी उसको बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। प्रेजेंटेशन में जरूरी नहीं है वो बाहर आएगी, वो सबसे पहले नीचे प्रेजेंट मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर इसका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, व्हाट फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन नर्स शुड असेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब अपने आप अबॉर्शन होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, तो याद रखना मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या अबॉर्शन के साथ वो है हेमरेज। सबसे पहले आपको हेमरेज होगा, राइट आंसर हेमरेज। डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन हेमरेज के कारण डिहाइड्रेशन होगा, सब इन्वेलेशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, बल्कि हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा हेमरेज के कारण। सब इन्वेलेशन अलग चीज़ है, वो डिलीवरी के बाद जो ऑर्गन अपने वापस साइज शेप में आते हैं प्री प्रेग्नेंट फेज में, अगर वो पूरे नहीं आ पाते उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन, अगर पूरे आ जाते हैं उनको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो वो पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच लीडिंग एज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स एक्सटेंड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर अबोव टू 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेनल रिंग। हाइमेनल रिंग हाइमन लेयर की जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं हाइमन रिंग। कहने का मतलब हाइमन मान सकते हो आप इसको। तो कौन सी स्टेज पे जो फीटस सॉरी यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, यूट्रस बाहर की तरफ निकला है, वेजाइना से बाहर निकल सकता है, तो वो 1 सेंटीमीटर या तो वेजाइना की ओपनिंग से अंदर है या बाहर है, इस एरिया में जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको किस टाइप का यूट्राइन प्रोलैप्स बोलेंगे, कौन सी डिग्री का। तो एक बार पहले आपको डिग्री पढ़नी पड़ेगी, वहाँ से समझ में आएगा। अलग अलग डिग्री होती है, डिग्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहली डिग्री में यूट्रस अपर हाफ ऑफ द वेजाइना तक आएगा सिर्फ। दूसरी में यूट्रस है डिसेंड नियरली टू द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, वेजाइना की ओपनिंग तक आ जाएगा। तीसरे में यूट्रस प्रोट्रूड आउट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और चौथी स्टेज में कंप्लीटली बाहर निकलेगा, यहाँ आधा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पूरा बाहर निकल रहा है। तो वेजाइनल की ओपनिंग के नियर बाय अगर है तो कौन सा है आंसर, सेकंड। तो राइट आंसर रहेगा इसका सेकंड, ठीक है। तो भाई ये सेकंड आंसर रहेगा इसका, क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग के नियर बाय अगर होगा तो उसको बोलते हैं सेकंड स्टेज। कंप्लीटली हो जाएगा ये है, आधे से ज़्यादा निकल जाएगा ये है, और हाफ वेजाइना तक पहुंचा है तो आंसर रहेगा ये। 4 ऑप्शन मैंने आपको समझा। चलिए, फॉर डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड के आने के बाद किस टाइप की फोर्सेप्स का यूज करके आप यूज करते हैं, मतलब स्पेशली डिजाइन होती है। तो भाई आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन यूज करते हैं पाइपर फोर्सेप्स। क्या यूज करते हैं, पाइपर फोर्सेप्स इसका आंसर होता है। अलग अलग टाइप की फोर्सेप्स है, ये पाइपर फोर्सेप्स है,
ये दास फोरसेप्स है, केदार दास ने दी थी, लॉन्ग, इसके लॉन्ग हैंडल होते हैं, ठीक है। और 2 टाइप की और फोरसेप्स है, शॉर्ट कर्ड फोरसेप्स जिसको आप रिंगली फोरसेप्स बोलते हैं, ठीक है। हेड को निकालने के काम में आती है, ये हेड यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। एक किलनेट फोरसेप्स होती है, जो बच्चा जब रोटेट नहीं होता तो रोटेशनल पैटर्न में बच्चे को घुमा के जब हेड को निकाला जाता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, हेड प्रेजेंटेशन होती है, उस कंडीशन में किलनेट फोरसेप्स यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की फोरसेप्स का अलग अलग काम है। फिलहाल आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए पाइपर फोरसेप्स, फोटो ये वाला है, ये आप यूज़ करोगे। ये कौन सा है? दास फोरसेप्स, ये वाला रिंगली फोरसेप और ये वाला किलनेट फोरसेप। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो काम आने वाला हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन के लिए काम आने वाला हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन, और वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है एडीएच, वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हो आप, और थायराइड आपके शरीर की सभी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए थायराइड हार्मोन काम करेगा। ऑल केमिकल रिएक्शंस अगर इन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। चलो, विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग? ठीक है भाई, सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन आता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन की बहुत सारी टाइप्स है, सब टाइप्स का कुछ कुछ एक फेवरेट काम होता है अपना अपना, आपको याद रखना पड़ेगा। पीजीई2 जिसका नाम है डायनाप्रोसोल या डायनाप्रोसोन, राइपनिंग, सर्वाइकल राइपनिंग में काम आएगी। हमारा आंसर तो पीजीई2 सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पीजीई1 ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ये एल्प्रोस्टेलिडिल, ये क्या काम आएगी? ये इन्फेंट में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, हार्ट डिजीज के अंदर काम आएगी। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन एक वेजोडाइलेटर है, वेसल्स डायलेट होगी तो हार्ट रिलेटेड डिजीज में कहीं ना कहीं काम आएंगी। तीसरा है पीजीएफ2 जिसको कार्बोप्रोस्ट बोलते हैं, ये लेबर को इंड्यूस करने के लिए डिलीवर और अबॉर्शन वगैरह कराने के काम में आता है। एक प्रोस्टासाइक्लिन होता है पीजीआई2, ये वेजोडाइलेटर है और ये पोटेंट इनिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेटर है। अब अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन मिले विच वन प्रोस्टाग्लैंडिन इज पोटेंट इनिबिटर या इनिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो आंसर चला जाएगा पीजीआई2। नेक्स्ट, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बनाती, वो तो सेमिनल वेसिकल्स बनाती है, जो फ्लूइड रहता है स्पर्म के साथ वो। सेमनीफेरस ट्यूबुल जो टेस्टिस के अंदर यही बनाते हैं स्पर्म को। एपिडिडाइमस वो ट्यूब होती है जो स्पर्म को लेके जाती है, और पेनिस वो जगह है जहाँ से स्पर्म इजेक्ट होता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, स्पर्म को बनाने की जगह कहाँ है? सेमिनस ट्यूबुल्स, जो कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर होती है। Which of the following is not excreted in breast milk? Which of the following is not excreted in breast milk में कौन सा इनमें से मिनरल्स नहीं होता? तो भाई जिंक भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन आयरन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आयरन इसका राइट आंसर होगा। याद करने वाली बात है, कुछ नया नहीं है, बाकी डिटेल में कंसेप्ट आएगी तो समझ में आ जाएगा ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है भाई, ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब दोस्तों को पास शेयर करें जिसको अभी प्रिपेयर करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।